सभी दोस्तों का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बेस्ट क्लास में आगे का पेपर करते हैं और स्पीड में किया जाएगा ये पेपर, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट निकालना है और आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। जैसे क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में? तो ऐसा इसलिए क्यों सोचना? खुद को बेहतर मोहब्बत के बनाना चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है? आप इतने बेहतर हो कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग। समझ रहे क्यों आप हो इतना विकास सर की इस बात को? डिपेंडेंट? चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी थी। तो एक क्वेश्चन है पहला कि नामदेव कौन थे? नामदेव थे दर्जी। और कबीरदास कौन थे? कबीरदास को बोलते थे जोहाला। और सेना को है नाई से, रविदास को है। इसलिए इसका आंसर जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ से स्टार्ट वैसे यही था। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कबीर का जन्म 1938 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि एक ब्राह्मण विधवा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, किंतु नीरू नामक जुलाहे द्वारा पालन पोषण करने के कारण इन्हें जुलाहा माना जाता था। नामदेव का जन्म के बारे में मतभेद है, इनका कोई कंफर्म पता नहीं है। कुछ लोग इन्हें 1270 ईस्वी में मानते हैं तथा कुछ लोग इन्हें अंत्यतिथि मानते हैं। ये दर्जी थे। नामदेव कौन थे? दर्जी। और रविदास और कबीर के समकालीन थे, जो मोची थे। रविदास कौन थे? मोची। और सेना नाई से, इसलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था, किंतु क्योंकि अब ये दो ऐसे कोई कथन आ जाए तो उनको क्या कैसे जोड़ना है? क्योंकि शब्द से। तो क्योंकि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्दय दुर्दय राजा शत्रु था। दुर्दय शत्रु मतलब कि हाँ, वो उसके बाद मुगल बाबर आया था 1526 में। हाँ, बुलाया राणा सांगा ने था, लेकिन उसने फिर बाद में क्या, बाबर ने मन बना लिया था कि मैं वहीं रहूँगा। फिर इनका बाबर का राणा सांगा के साथ युद्ध भी हुआ था। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। इस वजह से इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद हो गई। लेकिन तत्कालीन राजपूत राज्य अभी भी अभिजित था, मतलब जीता नहीं हुआ था उसने। अभिजित राज्य पर एक राणा सांगा था और इसके बाबर को भारत के उद्देश्य में आमंत्रित किया था। और किया था कि अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों की तरह इब्राहिम लोदी को हराकर ये वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1527 में, पहले 1526 में लड़ा, फिर उसने फिर 1527 में 1526 में किससे लड़ा था? प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और 1527 का तो बाबर एवं राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा को पराजित मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे काबुल का मक्का द्वार कहा जाता है? ये तो इस मक्का द्वार सूरत को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ से जो होते हैं ना मुगल लोग, मक्का द्वार जाने का तो यहाँ से जाते थे, इसलिए उन्हें मक्का द्वार। तो मुगलकालीन आर्थिक गतिविधियों में सूरत बंदरगाह का महत्वपूर्ण स्थान था। क्यों इस बंदरगाह से मक्का द्वार भी कहा जाता है? क्योंकि बंदरगाह मुसलमान की हज यात्रा के लिए जाते थे वो लोग, इस वजह से क्या बोलते हैं, मक्का द्वार भी कहते हैं सूरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। तो निम्नलिखित में से कौन सा अब इस मॉडर्न हिस्ट्री के इस टॉपिक से संबंधित है? मुगल साम्राज्य। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किए थे? तो ये किसने किए थे? तो ये टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान हैदर अली, मतलब देखो, हैदर अली का पुत्र था, लेकिन बहुत माइंडेड था वो। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में टीपू मैसूर का शासक बना और उसने मैसूर राज्य की कई आधुनिक क्रांतियों में परिवर्तन किए। इसलिए उसे थॉमस मुनरो नामक एक अंग्रेज ने टीपू को एक नई रीति चलाने का अशांत आत्मा कहा उसे। और इसके व्यापार वाणिज्य, मतलब टैलेंटेड था भाई बंदा, पूरा हर चीज़ के विदेशों के बारे में नॉलेज रखता था, विदेशों क्या। और तथा उसने फ्रांस, टर्की, इजिप्ट दूतावास स्थापना की और अपने नाम से सिक्के चलाए। और
सिक्के भी चलाए। इसके बाद उसने क्या किया कि एम कैलेंडरों के हिंदू नामों को परिवर्तित कर उन्होंने अरबी लिपि में बद्ध कराया उसने। और श्रीरंगपट्टनम का स्वतंत्र वृक्ष लगवाया। और इसके दो हिंदू मंत्री पूर्णिया और कृष्णराव थे। और शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया इसने। तो ये मतलब सब अच्छा एक बोल सकते हो कि अकबर के समान था ये। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा इसे सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? तो किसने किया था? तो ये सिंपल है, चार्ल्स विलिंग्स ने किया था। ठीक है, और नहीं ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, वैसे आती भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कथनों पर विचार करना है, कौन कौन से कथन है सही है इसके बारे में बताना है। तो पहला कथन है, आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। कि दूसरा ऑप्शन है, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था कि जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को अपर्याप्त प्रमाण मानने के को लेकर था। तीसरा ऑप्शन है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में नारी की शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया था। और चौथा ऑप्शन है, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, हाँ ये चौथा भी तो सही है, और इसके हिसाब से दूसरा भी, सॉरी चौथा तो सही कन्फर्म सही है, हाँ, और तीसरा भी सही है। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। तो तीसरा और चौथा सही है, इस हिसाब से 3 और 4 ऑप्शन हो जाएंगे इसके सही। और इसका आंसर में क्या है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसमें क्या लिखा था कि 1835 में, तो इस वजह से गलत है। अब दूसरा ऑप्शन है, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय एक प्रसिद्ध आर्य समाजी थे और उन्होंने आर्य समाज का विरोध नहीं किया था। तो इसमें क्या लिखा था, लाला लाजपत ने आर्य समाज का आग्रह का विरोध किया था, तो विरोध नहीं किया था, इस वजह से गलत है। अब लास्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में, राजा राम मोहन द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। केशव चंद्र सेन ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। विनोबा भावे ने शरणार्थियों को काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। किसने की थी? विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरस्थायी बंदोबस्त 1993 के ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई थी और वे खेती कर हरों और को पट्टा जारी करेंगे, और अनेक जमींदारों को पट्टे जारी नहीं किए गए। इसका क्या कारण था? इसका कारण था कि खेती हरों को दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी, इसलिए। और देखो मैन इसकी व्याख्या में, देखो व्याख्या मैंने इसकी जो इसका आंसर बता दिया, दिलचस्पी नहीं थी पट्टा में। लेकिन देखो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी को बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंधन करने की सलाह दी गई। और 1886 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आया और इसने वार्षिक लगान के बदले 10 वर्षीय व्यवस्था लागू कर दिया। और 1993 में इस व्यवस्था को स्थायी करके स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का नाम दे दिया गया। इस व्यवस्था में भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित था और वसूली का 1/11वां भाग अपने जमींदार खुद के लिए रखता था। जमींदार की मृत्यु के बाद भूमि उसकी संपत्ति की तरह उसके उत्तराधिकारियों में विभाजित हो जाती थी, उनके पुत्रों में हो जाती थी, जमींदारों के में। और ये इसमें किसान सिर्फ काम ही करता रहता था, एक दास के तरीके का टाइम से, मजदूरी के टाइप के रूम में। जमींदारों की मनमानी देखते हुए ऐसा लगता था कि सरकार इन पर कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक है, मतलब फिर जमींदार दो अंग्रेजी भी चले गए, तो कई सालों तक जमींदारी व्यवस्था चली और बहुत शोषण किया जमींदारों ने भी। तो ऐसा कोई नहीं था कि जिसने शोषण ना किया हो। वर्तमान में भी आजकल शोषण चल रहा है कई जगह, लेकिन उसे समझना तुम्हारे हाथ में। और आजकल सोशल मीडिया की इतनी पावर, उसके जरिए आप अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो शोषण को दबो मत, शोषण को दबाओ। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, कब की गई थी हंटर आयोग की नियुक्ति? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, रॉलेट एक्ट की संपूर्ण देश में विरोध का एक स्वरूप
पंजाब भी था। इस विरोध के दौरान डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, रॉकलेट एक्ट के बाद इसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी। ठीक है, और इसके 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन जनरल डायर द्वारा इस सभा पर गोली चलवा दी गई। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का स्थापना की, और इसमें 5 अंग्रेज सदस्य एवं 3 भारतीय थे। और भारतीयों में कौन था? सुल्तान अहमद, जगत नारायण और तीतलवाड़ सदस्य थे। और इस कमेटी ने जनरल डायर को दोषयुक्त मुक्त कर दिया। और इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिस सदस्यों में मोतीलाल नेहरू एवं गांधी जी भी थे। और इस कमेटी द्वारा ब्रिटिश सरकार की कड़े शब्दों की भर्त्सना की गई। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज्य का कांग्रेस का लक्ष्य मनाने का प्रस्ताव दिया था? तो ये दिया था हर्षद मोहानी ने। ठीक है, हर्षद मोहानी कौन थे? तो हर्षद मोहानी के बारे में देखते हैं। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। 1900 बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। इसके बाद स्वराज्य की अवधारणा ने व्यापक रूप लेना प्रारंभ कर दिया, लेकिन पूर्ण स्वराज्य अभी संकल्पना के रूप में ही था। और 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में हसरत मोहानी ने पहली बार संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस के लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह प्रस्ताव असफल रहा। और 1929 में लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और जाकर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया, बोला ना कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो इसको हसरत मोहानी ने पहली बार रखी थी। इस चीज़ को याद रखना स्वराज्य के बारे में। लेकिन पूर्ण स्वराज्य के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। कब की थी? 1929 लाहौर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया गया था? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये सूरसेन द्वारा किया गया था। ठीक है, चटगांव अमरी कांड का प्रमुख नेता सूरसेन थे, और यह अटककांड 18 अप्रैल 1930 में हुआ था। सूरसेन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, और असहयोग की वापसी की घोषणा के बाद शिक्षक कार्य करने लगे, और इसलिए लोग उन्हें मास्टरदा कहकर बुलाते थे। और पुलिस, शस्त्रागार, डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था एवं ब्रिटिश सैनिक की टुकड़ियों पर हमला, ये 4 इनके उद्देश्य थे। और 1830 में चटगांव शस्त्रागार लूटने के बाद वहां एक समांतर सरकार गठित की गई, और कल्पना दत्त एवं प्रीतिलता वाडेकर इसमें संबंधित थे। और 12 जनवरी 1934 को सूरसेन को फांसी दे दी गई थी। ग्रेट लीडर थे भाई अपने भारत के पास, लेकिन ज़्यादातर को उनका योगदान को भूलना मत। पढ़ाई करो दम से, देश का नाम रोशन करो। निम्नलिखित में से कौन सा 1939 भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स ऑफ कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक संगठन था। इसका प्रथम अधिवेशन 1927 में बम्बई में हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू ने 1935 से 1947 तक इसके अध्यक्ष रहे। भारत में लगभग 262 देशी रियासत थी। कितनी थी? 262 रियासतें। इसमें हैदराबाद सबसे बड़ी और तब बिलवारी सबसे छोटी रियासत थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने देशी रियासतों के लिए स्पष्ट नीति की घोषणा की, और भारतीय रियासतों को शेष भारत से अलग नहीं की, और इसको अपने भविष्य निर्धारण का अधिकार होगा, ऐसा कहा उन्होंने। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना की गई। तो ये कब की गई थी? ये 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में सैयद अमीर अली, किसके द्वारा? सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब इसमें हो गया हिस्ट्री कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्लास में भूगोल।